नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल के बारे में माना जाता है कि ये ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं और बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास माना जाता है। ऐसा नहीं है कि डोभाल मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी के करीब आए हों। डोभाल को लाल कृष्ण आडवाणी भी काफ़ी तवज्जो देते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने कार्यों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने हैरत अंगेज कारनामों और कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल ने अपने करियर में कई ऊंचाइयां हासिल की हैं। डोभाल एकमात्र नौकरशाह है जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। डोभाल अपनी आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति के 4 साल बाद ही 1972 में आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। डोभाल आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 7 साल पुलिस की वर्दी पहनी है। अजीत डोभाल के पास लगभग 35 वर्ष का जासूसी का अनुभव है। अजीत डोभाल लाइमलाइट में आते हैं साल 1988 से। ये वो दौर था जब पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट अपने पीक पर था। बात 1988 की है। गोल्डन टेम्पल के पास उस जमाने में खालिस्तानी मूवमेंट के सर्वे सर्वा जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तूती बोलती थी। वहाँ गोल्डन टेम्पल के आसपास के लोगों ने और खालिस्तानी अलगाववादियों ने एक रिक्शे वाले को रिक्शा चलाते देखा। रिक्शा वाला आम रिक्शे वालों के जैसे ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी खालिस्तानी अलगाववादियों को उस रिक्शा वाले पर शक होने लगता है। शक के आधार पर जब खालिस्तानी उससे पूछताछ करते हैं तो उस रिक्शा वाले को ये विश्वास दिलाने में लगभग 10 दिन लगते हैं कि उसे आईएसआई ने उनकी मदद करने के लिए भेजा है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर से 2 दिन पहले वो रिक्शा वाला गोल्डन टेम्पल में घुसता है और खालिस्तानियों की सही पोजीशन और संख्या के बारे में खुफिया जानकारी लेकर बाहर निकलता है। जी हाँ, आप सही समझें, वो रिक्शा वाला और कोई नहीं बल्कि भारत सरकार के वर्तमान सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ही थे। इसी तरह 80 के दशक में डोभाल की वजह से ही भारतीय खुफिया एजेंसी मिजोरम में अलगाववादियों के टॉप लीडर्स को तोड़ने में सफल रही थी। उस समय मिजोरम में ललडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा और अशांति फैला रखी थी। लेकिन जब डोभाल ने ललडेंगा के 7 में से 6 कमांडरों का विश्वास जीत लिया तो मजबूरी में ललडेंगा को भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प चुनना पड़ा। 90 के दशक में खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट रोमानिया के डिप्लोमेट लिवियू राडू का अपहरण करते हैं। तब राडू को बचाने के लिए भी भारत सरकार डोभाल को जिम्मेदारी सौंपते हैं। डोभाल की राडू को बचाने में बनाई गई योजना सही कारगर साबित होती है। डोभाल ने खुद 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के रूप में बिताए हैं। पाकिस्तान में डोभाल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा में लगे रहे। डोभाल ने विदर्भ मैनेजमेंट एसोसिएशन के समारोह में भाषण देते हुए एक कहानी सुनाई थी कि लाहौर में औलिया की एक मज़ार है जहां बहुत से लोग आते हैं। एक दिन मैं भी मज़ार के पास से गुजर रहा था। वहां कोने में एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसने मुझे देखा और सवाल किया कि क्या तुम हिंदू हो? डोभाल ने कहा, नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति डोभाल को पीछे की तरफ एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरे में जाकर उस शख्स ने डोभाल को कहा, देखो तुम हिंदू ही हो क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। तब उस शख्स ने डोभाल से कहा कि तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो यहाँ के लोगों को शक हो जाएगा। उस शख्स ने बताया कि मैं भी हिंदू ही हूँ और पहचान छिपाकर ही पाकिस्तान में रह रहा हूँ। 90 के दशक में डोभाल कश्मीर के अलगाववादी कुका पारे का ब्रेन वॉश करके उसे मेन स्ट्रीम में वापस लाए थे। साल 1999 इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 को काठमांडू से हाईजैक किया जाता है।
आतंकवादियों ने लगभग 36 आतंकवादियों, जो उस समय भारतीय जेलों में बंद थे, को छुड़ाने के अलावा 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। अब सरकार के सामने गंभीर संकट यह था कि एक तरफ 158 यात्री थे तो दूसरी तरफ राष्ट्र की सुरक्षा का मामला था। ऐसे समय सरकार ने एक बार फिर डोभाल को 2 अन्य अफसरों के दल के साथ कंधार भेजा ताकि आतंकवादियों से बातचीत करके 158 यात्रियों की रिहाई हो सके। डोभाल आतंकवादियों के साथ बातचीत शुरू करते हैं और 36 के बजाय 3 आतंकवादियों की रिहाई करने पर समझौता होता है। 31 दिसंबर 1999 को तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचते हैं और इस तरह यात्रियों की रिहाई का रास्ता खुलता है। इसके अलावा डोभाल की निगरानी में भारत को कई बड़ी सफलताएं मिली हैं, चाहे वो फादर प्रेम कुमार को IS के चंगुल से छुड़वाना हो या श्रीलंका में 6 भारतीय मछुआरों को फांसी दिए जाने से एक दिन पहले माफी दिलवाना हो, या देपसोंग और देमचोक इलाके में चीन के स्थायी सैन्य कैंपों को हटवाना हो। डोभाल ने पूर्वोत्तर भारत में सेना पर हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई थी और भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना और NSCN खापलांग गुट के बागियों के सहयोग से ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 30 उग्रवादी मारे गए। साल 2016 में 18 सितंबर को पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा सुबह लगभग 5 बजे जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास स्थित भारतीय सेना के मुख्यालय पर हमला किया जाता है। इस हमले में हमारे 18 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके बाद डोभाल की ही बनाई योजना के अनुसार भारतीय सेना 28-29 सितंबर की रात को पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देती है और 50 आतंकवादियों को ढेर करती है। साल 2014 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले को जैश के आत्मघाती हमलावर निशाना बनाता है, जिसमें 40 जवान शहीद होते हैं। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को एक बार फिर डोभाल की बनाई रणनीति के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कैंपों को निशाना बनाया जाता है और महज 90 सेकंड के इस ऑपरेशन में कैंपों में स्थित सभी आतंकवादियों का सफाया किया जाता है। डोभाल के जानने वालों का मानना है कि 2005 में रिटायर होने के बाद भी वो खुफिया हलकों में काफ़ी सक्रिय थे। अगस्त 2005 के विकीलीक्स में जिक्र है कि डोभाल ने दाऊद इब्राहिम पर हमला करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों की वजह से इसे अंतिम समय पर अंजाम नहीं दिया गया। इतनी सफलता और उत्कृष्ट करियर के बावजूद डोभाल पर यह आरोप लगता है कि वो हर जगह खुद उपस्थित होकर हर चीज़ हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन डोभाल के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी इसलिए ली है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और डोभाल निश्चित रूप से पूरी तन्मयता और ईमानदारी से सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए देश सेवा में लगे हुए हैं।